लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हमने क्या देखा था कि अलग अलग परमिटिविटी का मटेरियल हम चूज कर रहे थे, यानी हम इंसुलेशन जो प्रोवाइड कर रहे थे वो अलग अलग परमिटिविटी का प्रोवाइड कर रहे थे। तो अलग अलग परमिटिविटी का इंसुलेशन प्रोवाइड करना भी इजी टास्क नहीं होता है इकोनॉमिकली। ठीक है। तो उसके बाद हम आ गए इंटरशीथ ग्रेडिंग पे। मैं आपको बताया था कि मतलब लो वोल्टेज के केस में तो हम प्रीफर भी नहीं करते हैं ये सब चीजें, ग्रेडिंग वगैरह। हाई वोल्टेज अगर केबल है, हाई टेंशन केबल है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है, तो वहां पे हम प्रीफर करते हैं। ठीक है। और चूंकि अब टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही है तो गैस फील्ड, ऑयल फील्ड, मतलब ऑयल या गैस एज इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करके भी हम प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी मेथड्स अब उतने ज्यादा अगर हम एडवांसमेंट की बात करें तो फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए कि ये ग्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कंप्लीट किया था। अब हम बात करते हैं इंटरशीथ ग्रेडिंग की। क्लियर? सेकेंड वन इज द इंटरशीथ ग्रेडिंग। इंटरशीथ ग्रेडिंग से क्या मतलब समझते हो कोई भी? एनीवन? इंटरशीथ ग्रेडिंग से क्या मतलब समझा जा सकता है? हेलो सुशील। सर अलग अलग सीट होगी सर मटेरियल की सर उसको वहाँ पे कोर के बाहर। ये जब मैंने पहला क्लास लिया था तो उसमें डिस्कस किया था ना, दो तरह की ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस में परमिटिविटी डिफरेंट यूज करनी है, और इंटरशीथ में क्या करना है, सेम परमिटिविटी होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, एक मेटालिक शीट यूज करते हैं अलग अलग रेडियस पर। यही डिस्कस किया था हमने। ठीक है। हेलो। सेम यस सर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम यूज करते हैं, बट हम क्या करते हैं, मेटालिक शीट अलग अलग रेडियस पे यूज करते हैं, उसको एक पोटेंशियल पे प्रोवाइड करते हैं, एक पोटेंशियल लेवल उसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस है वो मेंटेन रहे। क्लियर? जबकि कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या देखा था, अलग अलग परमिटिविटी देखी थी हम। ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरशीथ ग्रेडिंग। अच्छा, ये तो क्लियर है कि जो आउटर शीट होगा, जो सबसे बाहर का शीट होगा, वो क्या होगा, किस पोटेंशियल होगा? अगर हम आउटर शीट की बात करें तो आउटर शीट किस पोटेंशियल पे होगा? यहाँ पे इंटरशीथ ग्रेडिंग में क्या होता है, पहली चीज, इंटरशीथ ग्रेडिंग में सेम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप यूज करते हैं, कोई अलग मटेरियल यूज नहीं करेंगे। क्लियर? और दूसरा हम क्या करते हैं कि हम, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने दो मेटल शीट लिए हैं, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये आपका एक मेटल शीट हो गया, और ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा दूसरा मेटल शीट हो गया। तो दो मेटल शीट ले रहे हैं, दोनों को हम एक पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे ताकि सबके बीच का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है या मिनिमम स्ट्रेस है वो सेम मेंटेन हो सके। ये जो ब्लैक कलर का आउटर शीट है ये तो आपका ग्राउंड शीट है, जो सीधे ग्राउंड के साथ कनेक्शन में है। क्लियर? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल होगा ही होगा। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ग्रीन और ब्लू पे दो इंटरशीट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो पहली चीज तो जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा वो सेम होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, किसी सर्टन रेडियस पर हम सेम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर। बाय यूजिंग यूजिंग यहाँ पे चूंकि दो इंटरशीट लिया है तो बाय यूजिंग ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? हम दो रेडियस पे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने R1 रेडियस, एट रेडियस R1 हमने जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया है वो है V1। चूंकि ये मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक शीट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, ये एक सेम पोटेंशियल पर मेंटेन रहेगा। अभी हम देखेंगे कैसे कराएंगे। और एट रेडियस R2 पे हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, एट रेडियस R2 पे हमने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया V2। क्लियर? ठीक है। और आपका जो पावर फ्लो है
यानी जो आपका जो कंडक्टर है, क्लियर, उसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो तो हम वी एज्यूम करके चलेंगे ही, ठीक है। तो वोल्टेज ऑफ कंडक्टर इज वी, यानी जो ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो आपकी वी है, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लिया हमने, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लेने का मतलब क्या हो गया, हम अलग अलग पोटेंशियल प्रोवाइड करने जा रहे हैं बाय यूजिंग टैपिंग, क्लियर। तो देखो कैसे क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे ग्राउंड की, तो ग्राउंड क्या होगा तुम्हारा, जीरो पोटेंशियल पे होगा, 0 वोल्ट पे। अगर हम आउटर शीट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, 0 वोल्ट पे होगा, ठीक है। और हमने क्या कहा कि जो हमारा, देखो ये हमारा क्या होगा, सेंटर टू सेंटर अगर हम रेडियस ले, ये रेडियस R1 है और दिस रेडियस इज R2। ये दो मेटल शीट यूज किया है R1 R2 पे, क्लियर। तो जो आपका R2 शीट होगा उस पे जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया हमने टैप करके, ठीक है। आप जीरो ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, मैंने ऊपर ही ले लिया है, ये मैंने ग्राउंड टर्मिनल मान लिया है, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना तुम लोग, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, टैप करके जो R1 डिस्टेंस पे है उस पे पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया V1, क्लियर। जो R2 पे है उस पे पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया मैंने V2, क्लियर। और सिमिलरली जो आपका कंडक्टर है उसका तो पोटेंशियल क्या होगा, उसका पोटेंशियल V पे तो अवेलेबल ही है, यानी ये V पोटेंशियल पे अवेलेबल, यानी टैपिंग करके V, V1, V2 और जीरो पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, क्लियर है चीज। किसी को डाउट है इसमें, हेलो, किसी को डाउट है, त्यागी, त्यागी, हाँ जी सर। कोई डाउट है इसमें, नहीं सर। क्लियर। तो हमने ये हाँ। पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया और ये जो आपका इंटर शीट है, यानी ये पूरा का पूरा पोटेंशियल V1 इस ग्रीन शीट पे रहेगा, पूरा का पूरा पोटेंशियल V2 इस ब्लू शीट पे रहेगा, क्लियर। अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि ई मैक्सिमम और ई मिनिमम, यानी जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, लास्ट क्लास में भी देखा था हमने कैसे हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वो हमारा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, क्लियर। उसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना क्लास, मतलब लास्ट क्लास के वीडियो लेक्चर में आपका क्या हो रहा था। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करूँ ना तो ये ऐसे कुछ आता जाता है ना, ई मैक्स और ई की वैल्यू, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, चलो मैं बना ही देता हूँ। ये आपका ई मैक्स, ई मिनिमम, फिर से ई मैक्स, फिर ई मिनिमम, फिर से ई मैक्स, फिर ई मिनिमम, यानी ई मैक्स और ई मिनिमम की वैल्यू हर इंटरसीथ के बीच का सेम रहेगा, वो अलग नहीं होगा, ठीक है। तो जरा हम कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे मान लो ई मैक्सिमम निकालना है कंडक्टर और पहले इंटरसीथ के बीच का, क्लियर, ये पोटेंशियल V है, ये पोटेंशियल V1 है, क्या होगा, क्या बताया था मैंने, दोनों सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्लियर। तो दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V माइनस V1 के बराबर। देखो यहाँ पे जो कंडक्टर है वो V1 पोटेंशियल पे है, V पोटेंशियल पे है, यानी सरफेस पोटेंशियल V है, और जो आपका पहला इंटरसीथ है उसका जो पोटेंशियल लेवल है वो V1 है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V माइनस V1 होगा, अपॉन क्या आ जाएगा, ये स्मॉल r ln R1 बाई R, ठीक है। अगर आपको याद हो फार्मूला, तो फार्मूले में हमने यही देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये R की वैल्यू चेंज होती जाती है, आउटर सरफेस का जो रेडियस है वो हम कैपिटल R मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, ई मैक्स की वैल्यू V माइनस V1 अपॉन R ln R बाई R1 बाई R हो गया पहला, ठीक है। सिमिलरली अगर हम
शीथ 1 और 2 के बीच में देखें, ये हमने क्या देखा, कंडक्टर एंड शीथ 1। क्लियर। अब हम देख रहे हैं शीथ 1 एंड शीथ 2 के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, शीथ 1 और शीथ 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन, और आउटर रेडियस कितना है, हम किसका देखेंगे, पहले शीथ का रेडियस कितना है, R2 है, और दूसरे शीथ का R1 है, और दूसरे शीथ का क्या है, R2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 ln R2 बाई R1। सिमिलरली आपका आउटर शीथ के लिए भी ई मैक्स आ जाएगा, यानी शीथ 2 और आउटर शीथ के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी क्या होगा, ये V2, आउटर शीथ का पोटेंशियल क्या है, 0 पर मेंटेन है, तो V2 माइनस 0 अपॉन R2 ln R बाई R2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। तो मेन कंसर्न क्या होता है, मेन कंसर्न ये होता है कि ये जो ई मैक्स आ रहा है, इस ई मैक्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और ये हमने बराबर लिख भी रखा है। तो ई मैक्स की वैल्यू एक तरह से हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस V1 अपॉन R इस R1 अपॉन R इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन R1 ln R2 बाई R1। क्लियर। और ये आपका V2 माइनस 0 अपॉन R2 ln R बाई R2। क्लियर, इक्वेशन नंबर 4 ले लिया इसको। सिमिलरली ई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली ई मिनिमम क्या हो जाएगा, ई मिनिमम की वैल्यू निकालो तो ई मिनिमम क्या हो जाएगा, सिंपली इस आर की जगह पे R1 आ जाएगा, इस R1 की जगह पे R2 आ जाएगा, इस R2 की जगह पे कैपिटल R आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ये देखा भी था हमने जब ग्रेडियंट देखा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे वेरी करता है। यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, V माइनस V1 अपॉन R1 ln R1 बाई R, V1 माइनस V2 अपॉन R2 ln R2 बाई R1। क्लियर। और V2 अपॉन R ln R बाई R2। तो ये दोनों चीजें मेंटेन रहे, यानी ई मैक्स और ई मिनिमम का जो वैल्यू है वो सेम रहे। तो कब पॉसिबल है, ये भी हम देख लेते हैं कि उसके लिए कंडीशन क्या आती है। अगर मैं ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम करूं, ई मैक्स बाई ई मिनिमम, ऑब्वियस सी बात है ई मैक्सिमम और ई मिनिमम का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। तो मैं पहले के लिए निकाल रहा हूं, मैं पहले के लिए कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, V माइनस वी वन से V माइनस V1 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये R1 बाई R ln R1 बाई R से ln R1 बाई R कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू V1 माइनस V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ln R2 बाई R1 से ln R2 बाई R1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 1 बाई R, यहाँ पे यही आएगा ना, 1 बाई R अपॉन 1 बाई R1। तो R1 ऊपर चला जाएगा, R1 बाई R आ जाएगा, सिमिलरली R2 बाई R1 आ जाएगा। यहाँ भी V2 से V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ln R बाई R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा आपको, R बाई R2। यानी आप क्या देख रहे हो कि ई मैक्सिमम और ई मिनिमम का रेशियो सेम तभी हो सकता है जब ये रेशियो बराबर हो। इसको हमने मान लिया अल्फा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि R1 बाई R इक्वल टू R2 बाई R1 इक्वल टू R बाई R2 मस्ट बी इक्वल टू अल्फा, यानी ये कांस्टेंट होने चाहिए फॉर द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर। तो सेम मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस होने के लिए ये कंडीशन निकल के आती है। तो ये किस लिए कंडीशन है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस। हमें यही करना है। क्लियर। ग्रेडिंग तो हम इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कि ताकि हमारा जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पैटर्न, आप दूसरे लैंग्वेज में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम इज सिमिलर। ये सिमिलर होना चाहिए हर जगह। क्लियर। ठीक है, लॉजिक क्लियर है तुमको, लॉजिक क्लियर है। ये चीज कहां से निकल के आई, R1 बाई आर इक्वल टू R2 बाई R1 इक्वल टू R बाई R2 कैसे किया मैंने। हेलो। यस सर।
तो अब हम देखते हैं ई मैक्स की वैल्यू। तो ई मैक्स की वैल्यू हमारी क्या थी? ई मैक्स इक्वल टू क्या था? वी माइनस वी वन अपॉन आर एल एन आर वन बाई आर। क्लियर? वी वन माइनस वी टू अपॉन आर वन एल एन आर टू बाई आर वन। क्लियर? और वी टू अपॉन स्मॉल आर टू एल एन आर बाई आर टू। और जब तुम ये देखो कि एल एन आर वन एल एन आर टू बाई आर वन एल एन आर बाई आर टू क्या होगा? एल एन अल्फा के बराबर होगा, यानी ये सब सारी चीजें क्या होगी? सेम होगी। तो लॉग अल्फा एक दूसरे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो वैल्यू क्या आएगी? वी माइनस वी वन अपॉन आर एल एन अल्फा, वी वन माइनस वी टू अपॉन आर वन एल एन अल्फा, वी टू अपॉन आर टू एल एन अल्फा, यही आएगा। तो लॉग अल्फा क्या है? हर जगह सेम है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कंडीशन क्या निकल के आई कि मैक्सिमम ग्रेडियंट सबका सेम होना चाहिए। v माइनस वी वन बाई आर इक्वल टू वी वन माइनस वी टू अपॉन आर वन इक्वल टू वी टू अपॉन आर टू। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या देखना होता है कि v के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए, ताकि आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो सब पे सेम हो सके। तो हम दो दो को लेके चलेंगे। जैसे मान लो मैं पहले इन दोनों को ले रहा हूं, तो मैं ये लिख सकता हूँ वी वन माइनस वी टू अपॉन आर वन इक्वल टू वी टू बाई आर टू। क्लियर? ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। हेलो? ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख Yes, सकता हूँ? sir. वी माइनस वी टू इक्वल टू आर वन बाई आर टू इंटू वी टू। क्लियर? या वी वन इक्वल टू वी टू कॉमन हो जाएगा, वन प्लस आर वन बाई आर टू। किसी कोई डाउट है इसमें? सब मैथमेटिकल अप्रोच ही है, कुछ है नहीं इसमें। और आर वन बाई आर टू की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू कितनी थी? आर टू बाई आर वन इक्वल टू आर बाई आर टू इक्वल टू आर वन अपॉन आर इक्वल टू अल्फा। ये हमने देखा ही था ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं वी वन इक्वल टू वी टू इंटू वन प्लस वन बाई अल्फा, या हम इसको लिख सकते हैं वी टू इंटू वन प्लस अल्फा अपॉन अल्फा। या अगर आपको V2 को इन टर्म्स ऑफ V1 लिखना है तो V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V1 इंटू अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा। क्लियर? तो हमें V2 क्या मिल गया? V1 के टर्म में मिल गया। क्लियर? सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? सिमिलरली क्या कर सकते हो? आपको V2 इन टर्म्स ऑफ आपको V1 मिल चुका है। क्लियर? ठीक है, जब V2 इन टर्म्स ऑफ V1 मिल चुका है तो अगर मैं चाहूं तो इसको ले रहा हूं V माइनस वी वन अपॉन आर इक्वल टू वी टू बाई आर टू। क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। हेलो? हेलो? या कोई भी दो ले सकते हो, आप चाहो तो ये ले सकते हो। इक्वेशन सेम ही आएगा, v माइनस वी वन अपॉन आर इक्वल टू वी वन माइनस वी टू बाई आर वन। कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ अलग नहीं हो जाना। क्लियर? तो मान लो मैंने v माइनस वी वन बाई आर इक्वल टू वी वन माइनस वी टू अपॉन आर वन ले लिया। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v माइनस वी वन इक्वल टू आर अपॉन आर वन इंटू वी वन माइनस वी टू, लिख सकता हूं मैं इसको। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे आर बाई आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन बाई अल्फा। क्लियर? इंटू वी वन माइनस वी टू। वी टू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी वन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो वो भी पुट कर सकते हैं आप। तो वी माइनस वी वन इक्वल टू वन बाई अल्फा वी वन माइनस वी टू। वी टू की वैल्यू क्या है? वी वन इंटू अल्फा अपॉन वन प्लस सारा कुछ वी वन के टर्म में पुट करना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी वन कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? वी वन अपॉन अल्फा वन माइनस अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा। क्लियर? ठीक है, तो यहां से क्या चीज निकल के आ जाएगी? हमने क्या ले लिया? v1 को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका v माइनस वी वन इक्वल टू वन बाई अल्फा इंटू वी वन। इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस अल्फा माइनस अल्फा, ये क्या आ जाएगा? वन बाई वन प्लस अल्फा। क्लियर? फिर मैं v1 को इस साइड ला रहा हूं, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v1 कॉमन हो गया, वन प्लस वन बाई अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा। क्लियर? तो यहां से अब क्या निकल के आएगा? आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये v1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा। क्लियर?
और यहां से अब क्या निकल के आ जाएगा, V1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V क्या आ जाएगी, अल्फा इंटू 1 + अल्फा V अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर। क्लियर? यानी V1 इन टर्म्स ऑफ V आपको मिल गया है और V2 इन टर्म्स ऑफ V1 आपको मिल गया है, तो आप V2 को भी इन टर्म्स ऑफ V पुट कर सकते हो। क्लियर है? हेलो, हेलो। यस सर। ठीक है, तो V1 मुझे मिल गया, अगर मुझे मान यस लो सर। V2 पुट करना है मेरी, V2 वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 1 + अल्फा अपॉन, सॉरी देखना पड़ेगा, अल्फा अपॉन 1 + अल्फा था। V2 की वैल्यू क्या थी हमारी, V1 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। अल्फा अपॉन 1 + अल्फा, सॉरी। ठीक है, V2 की वैल्यू क्या थी, अल्फा अपॉन 1 + अल्फा इंटू V1। V1 की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, अल्फा अपॉन 1 + अल्फा इंटू अल्फा 1 + अल्फा अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर इंटू V। अल्फा 1 + अल्फा से 1 + अल्फा कैंसिल आउट, यानी V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर इंटू V। यानी सारी वैल्यूज मैंने V के टर्म में निकाल ली। आपको भी अगर क्वेश्चन मिलेगा ना, क्वेश्चन में आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। आपको V2 और V1 इन टर्म्स ऑफ V निकालना है, क्योंकि आपको गिवन रहता है V की वैल्यू, यानी ट्रांसफर कैपेबिलिटी यानी ट्रांसमिशन वोल्टेज आपको गिवन होता है कि इतने वोल्टेज का लाइन है, चाहे वो सिंगल कोर केबल हो चाहे वो 3 कोर केबल हो। क्लियर है चीज? ठीक है, हेलो। तो ई मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अगर मैं V के टर्म में, एग्जैक्ट V के टर्म में ई मैक्स निकालना चाहूं, तो ये क्या था, V2 अपॉन R2 ln R/R2, यही था ना। क्लियर? आप चाहें तो कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं, मैंने V2 इसलिए उठाया क्योंकि V2 में और कोई टर्म नहीं है, आपको प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू बस पुट करनी है। ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर इंटू V अपॉन R2 ln R/R2, यानी ये हो गया अल्फा। क्लियर? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू पुट करना है आर के टर्म में, क्योंकि मुझे कंपेयर कराना है इसको विदाउट ग्रेडिंग से। तो विदाउट ग्रेडिंग से कंपेयर कराने का मतलब क्या है, आपको R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर पुट करना पड़ेगा। तो वो कैसे हम निकालेंगे, कोई बता पाएगा? R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर पुट करना है। देखो क्या वैल्यू आपको दिया हुआ है, R1/R इक्वल टू R2/R1 इक्वल टू R/R2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा। मैं ये कह रहा हूं कि R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R क्या आएगा, कोई बता सकता है? एनीवन? सिंपल है, क्या आप सोच रहे हो? अच्छा, इसको लिख सकते हो कि R1/R इंटू R2/R1, ये लिख सकते हैं ऐसे हम? किसी को डाउट है इसमें? लिख सकते हैं क्या ऐसे हम? हेलो, यस सर। यस सर। वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू अल्फा के बराबर, यानी अल्फा स्क्वायर के बराबर। R1 से R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आ गया, R2 अपॉन स्मॉल r इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो हम R2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू R के बराबर लिख सकते हैं हम। किसी को डाउट है कोई इसमें? हेलो, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ई मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर इंटू V अपॉन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर R ln अल्फा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी V अपॉन R इंटू 1 + अल्फा स्क्वायर इंटू ln अल्फा के बराबर। क्लियर? तो ई मैक्स की वैल्यू आपको क्या दिखी यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ई मैक्स की वैल्यू आ गई आपकी, जब आपने ग्रेडिंग करी, तो V अपॉन
आर इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू ln अल्फा के बराबर। ये चीज अपने दिमाग में रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं विदाउट ग्रेडिंग। मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ सिस्टम को विदाउट ग्रेडिंग सिस्टम से, और कंपेरिजन के बाद क्या कॉन्सेप्चुअल व्यू निकल के आता है उस पर हम बात करेंगे। अगर हम विदाउट ग्रेडिंग की बात करें तो विदाउट ग्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, आपका एक कंडक्टर स्मॉल आर रेडियस का और उसके ऊपर एक आउटर शीट कैपिटल आर रेडियस का, यही तो होगा। शीटिंग नहीं की है तो ये स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। क्लियर। जब ये स्मॉल आर और कैपिटल आर हो गए तो सीधे सीधे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ जाएगा। मान लो ई मैक्स डैश को मैंने मान लिया तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ जाएगा, ये वोल्टेज वी है और ये क्या है, ग्राउंड पे है, तो ये जीरो वोल्टेज है। तो ऑब्वियस सी बात है वी माइनस जीरो अपॉन स्मॉल आर ln कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, यानी क्या आ गए वी अपॉन आर ln कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अब कैपिटल आर बाई आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनीवन, राशिका, राशिका, यस सर। कैपिटल आर बाई आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इन सर टर्म्स ऑफ जैसे अल्फा। जैसे अभी ये R1/R इंटू R2/R1 करा था, ऐसे ही इन दो को ले लेंगे, R1/R और कैपिटल R/R2 को। वेरी गुड। देखो ये जैसे अल्फा है तो तुम तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, R1/R इंटू R2/R1 इंटू R/R2। ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा यानी अल्फा क्यूब के बराबर। R2 से R2 कैंसिल आउट, R1 से R1 कैंसिल आउट, यानी R बाई कैपिटल R बाई स्मॉल r की वैल्यू आ गई अल्फा क्यूब। बस वैल्यू पुट कर दो नीचे, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू पुट करेंगे तो ई मैक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन r ln अल्फा क्यू। इसको हम लिख सकते हैं v अपॉन 3r ln अल्फा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ई मैक्स अपॉन ई मैक्स डैश का रेशियो निकालेंगे। क्लियर, ई मैक्स हमको पता ही है, ई मैक्स डैश का रेशियो निकालेंगे और देखेंगे क्या ये रेशियो आ रहा है। तो बस पुट करना हमें ई मैक्स अपॉन ई मैक्स डैश की वैल्यू हमें पुट कर देनी है और देखना है कि क्या रिलेशनशिप आ रहा है और कैसे ये आ रहा है। क्लियर, ये मेरा क्या था, आर इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये v आ रहा था ना ऊपर, v अपॉन ln अल्फा। क्लियर, ये तुम्हारा क्या आ रहा है, v अपॉन r ln 3r ln अल्फा। ln अल्फा से ln अल्फा कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट। ये रिलेशन क्या आ गया, 3 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर, यानी ई मैक्स अपॉन ई मैक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई, 3 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर। अब मेरा कंसर्न क्या है वो सोचना जरा कि ई मैक्स और ई मैक्स डैश में क्या रिलेशन आएगा। ई मैक्स और ई मैक्स डैश में क्या रिलेशन होगा, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल। श्रुति पौरवाल, श्रुति, यस सर। हाँ क्या रिलेशन होगा ई मैक्स और ई मैक्स डैश में। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन यूनिटी या लेस देन यूनिटी। सर ग्रेटर देन यूनिटी। वेरी गुड, क्योंकि अल्फा की वैल्यू R1/R इक्वल टू R2/R इक्वल टू R/R2 है, यानी ज्यादा रेडियस का और कम रेडियस का रेशियो है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। दिस इज रॉन्ग, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जब अल्फा ग्रेटर देन यूनिटी है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 कम होगा नहीं। अगर अल्फा की वैल्यू 1 होती तो इसकी वैल्यू क्या होती, 3 के बराबर। लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन यूनिटी है, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3 होगा। क्लियर, जब ये ग्रेटर देन 3 होगा तो 3 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो क्या रिलेशन आ जाएगा, श्रुति बताओ, श्रुति ई मैक्स की वैल्यू क्या होगी ई मैक्स डैश से। हेलो,
कोरवाल, यशवंत, लेस देन ई मैक्स की वैल्यू लेस देन ई मैक्स डैश हो, यानी विदाउट ग्रेडिंग जो आपको स्ट्रेस मिल रहा था, जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिल रहा था, जब आप ग्रेडिंग यूज कर लेंगे तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो यही एक एडवांटेज है कि जब हम इंटरसीट ग्रेडिंग करते हैं तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो आपकी कम हो जाती है। क्लियर? तो अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज केबल का आपको पता है, मतलब अगर आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ केबल निकालना है, अगर आपको ई मैक्स की वैल्यू आपको पता चल गई कि ई मैक्स आपका कितना है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ केबल क्या होगा वो भी आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला देख लिया। क्लियर? ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा क्यों हम इंटरसीट ग्रेडिंग यूज करते हैं, क्या मेन मोटो है। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द केबल क्या होगा, तो ई मैक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, ई मैक्स की वैल्यू निकाली थी हमने V अपॉन R इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एल एन अल्फा। क्लियर? तो यही आपका क्या होता है, V आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई मैक्स इंटू R 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एल एन अल्फा के बराबर। क्लियर? यही आपका केबल का वोल्टेज होता है। ठीक है, आपको अलग से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आपको मतलब V माइनस V1 पता है, V1 माइनस V2 पता है और V पता है इन टर्म्स ऑफ ई मैक्स, तो इसमें वैल्यू पुट करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला यूज होगा जब आपका ग्रेडिंग। क्लियर? चीज ध्यान रखिएगा, इसको ये फॉर्मूला मत रट लीजिएगा कि ये फॉर्मूला रटा गया। ये मैंने 2 इंटरसीट लिए हुए हैं, कभी कभी क्वेश्चन में एक ही इंटरसीट पूछ देता है, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है कि ई मैक्स और ई मैक्स का मान लो रेशियो पूछ दे और बोल दे केवल एक ही इंटरसीट है। जब एक ही इंटरसीट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, केवल यहीं पे आकर क्वेश्चन रुक जाएगा, यानी V2 की वैल्यू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू V1 यहीं पे आके रुक जाएगा, और आपको वहां से आपको मैक्सिमम ग्रेडियंट विदाउट ग्रेडिंग निकालना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, ये तो मैंने 2 इंटरसीट आपको लेके इसको सॉल्व कराया है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे केवल एक ही इंटरसीट का पूछ सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। मैं एज असाइनमेंट भी आपको ये दे रहा हूं कि असाइनमेंट का क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम ग्रेडियंट, ठीक है, फॉर इंटरसीट ग्रेडिंग एंड विदाउट ग्रेडिंग। ठीक है, द केबल हैज ओनली वन इंटरसीट। ये रेशियो आपको बताना है कि रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा के टर्म में आपको अल्फा वो ऐसे ही मानना है। क्लियर? हैज ओनली वन इंटरसीट, अल्फा आपको वैसे ही अज्यूम करना है, यानी क्या करेंगे, सिंपली आर रेडियस का कंडक्टर। क्लियर? मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ये आपका कंडक्टर हो गया आर रेडियस का, ये हमने एक इंटरसीट प्रोवाइड कर दिया R1 पे। क्लियर? इसका रेडियस R1 ले लिया हमने, इसका पोटेंशियल V1 हो गया, ये पोटेंशियल V हो गया, और ये आउटर सरफेस ये क्या हो गया, जीरो पोटेंशियल पे, इसका रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, आप इसको करके एज असाइनमेंट देंगे। ठीक है, और मैं अब असाइनमेंट अभिज्ञान पे भी डाल ही रहा हूँ, तो वहां पे आपको अपलोड कर देना। जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेजा था प्लीज वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, बस आपको ये रेशियो निकालना। क्लियर? अब मैं बात करूंगा डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, एडवांटेज तो हो गया कि आपका क्या होगा, मेन एडवांटेज क्या हो गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका कम हो जाएगा। मेन एडवांटेज तो ये हो गया, यही जो सबसे बड़ा एडवांटेज है यही है, ये आपका एडवांटेज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बाय यूजिंग इंटरसीट ग्रेडिंग रिड्यूस्ड। डिसएडवांटेज क्या होगा, एनीवन? ये शायद मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था।
डिसएडवांटेज क्या होगा सुशील? हाई वोल्टेज के लिए सर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होता है सर इसमें, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस के लिए डायरेक्ट्रिक लॉस ज़्यादा होता है इसमें। तो हम यूज करते हैं इसको इंटरसीथ ग्रेडिंग वगैरह पे। लो वोल्टेज केबल में तो हम यूज ही नहीं करते क्योंकि ग्रेडिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। क्या डिसएडवांटेजेस है, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब हाई वोल्टेज होगा तो क्या डिसएडवांटेजेस? अच्छा, जब हम मेटालिक लॉस ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक लॉस ज्यादा होगा ड्यू टू द चार्जिंग करंट, ठीक है, ये बात बोल सकते हैं। और मेटालिक प्लेट है तो ऑब्वियसली बात है चार्जिंग करंट होगा ही होगा। जब चार्जिंग करंट की वजह से आपका, ठीक है, तो दीजिए प्लीज। पहली चीज तो अगर मैं बात करूं टाइम की, अगर समय बीतता जाएगा, क्लियर, तो आप ये कह सकते हैं ड्यू टू एजिंग, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि इंटरसीथ है तो इंटरसीथ क्या है, मेटालिक प्लेट ही है, तो जो इंटरसीथ है वो डैमेज भी हो सकता है टाइम के साथ साथ। डैमेज ऑफ इंटरसीथ, अगर मान लो इंटरसीथ डैमेज हो जाए ड्यू टू कोलिजन वगैरह, तो इंटरसीथ के डैमेज पे क्या चीज हो सकता है, क्या हो सकता है? मैक्सिमम स्ट्रेस। जब इंटरसीथ था तो मैक्सिमम स्ट्रेस कम हो गया था, जब इंटरसीथ नहीं रहेगा तो क्या करेगा ये, लीड टू हायर स्ट्रेस। ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस बढ़ेगा, तो स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या कर सकता है वो, केबल को डैमेज भी कर सकता है। क्लियर, ठीक है। तो इट्स डैमेज द केबल। डैमेज का मतलब क्या हो गया, फॉल्ट आ जाएगा, फॉल्ट आने की वजह से केबल आपका डैमेज भी हो सकता है। दूसरा चीज क्या हो सकता है डिसएडवांटेज में, अभी बताया, दूसरा चीज क्या हो सकता है डिसएडवांटेज? Such overheating of cable due to यस, line current. ओवर हीटिंग ऑफ केबल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो चार्जिंग करंट है, अगर इंटरसीथ से जो चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा है, तो ओवर हीटिंग ऑफ केबल, ओवर हीटिंग ऑफ केबल एक ये भी रीजन है। और ये ओवर हीटिंग किस वजह से होगी, ड्यू टू द चार्जिंग करंट इन इंटरसीथ। चूंकि ये मेटालिक प्लेट है तो जो चार्जिंग करंट इन इंटरसीथ है, इंटरसीथ का मतलब क्या होगा, मेटालिक प्लेट, तो जो चार्जिंग करंट इन इंटरसीथ है वो क्या हो सकता है, केबल को डैमेज भी कर सकता है ड्यू टू द ओवर हीटिंग। क्लियर, ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि आपका क्या हो जाएगा, और केबल डैमेज, इसके आगे आप लिख सकते हैं ऑल्सो कॉजेज द डैमेज ऑफ द केबल, मे कॉज डैमेज ऑफ केबल। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी है, रिजोनेंस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि आप इंटरसीथ यूज कर रहे हैं, तो इंटरसीथ यूज करने का मतलब क्या हो गया कि इंडक्टेंस बढ़ना, थोड़ा सा इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि मेटालिक प्लेट आपने यूज किया। कंडक्टर के इंडक्टेंस के अलावा वो भी इंडक्टेंस यूज हो सकता है, तो रिजोनेंस प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है ड्यू टू द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव बिहेवियर। एक रिजोनेंस प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, कि रिजोनेंस प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, टोटल का टोटल पावर क्या हो जाए, प्योर रजिस्टिव हो जाए, यानी लॉस के टर्म में ही आपको मिले। तो रेजोनेंस प्रॉब्लम की वजह से लॉस आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्लियर, ठीक है, क्योंकि आप ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी यूज कर रहे हैं। रेजोनेंस प्रॉब्लम क्यों होगा, एक तो इंटरसीथ आपने प्रोवाइड किया ही किया है, और उस इंटरसीथ को प्रोवाइड करने के बाद पोटेंशियल लेवल पे मेंटेन करने के लिए आपने ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी यूज किया है। तो ट्रांसफार्मर का इंडक्टेंस और केबल का कैपेसिटेंस, क्योंकि सीरीज सर्किट हो जाएगा, सीरीज सर्किट में आपका आरएलसी सीरीज सर्किट मिलेगा, तो उसमें एलसी रिजोनेंस भी हो सकता है। क्लियर, ठीक है, ड्यू टू द ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। क्लियर, आप लिख सकते हो ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, जो आपने ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है, पोटेंशियल, द इंटरसीथ एंड कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। क्लियर, ठीक है, ये मेन काजेज है। इस वजह से हम लो वोल्टेज पे तो इसको अवॉइड ही करते हैं, लो वोल्टेज लेवल अवॉइडेड होता है ये, आप ग्रेडिंग यूज ही नहीं करते हैं लो
वोल्टेज लेवल पे, चाहे वो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग हो चाहे वो इंटरसीड ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग तो खैर हम यूज ही नहीं करते हैं, मेन उसका रीजन यही है कि अलग अलग परमिटिविटी का मटेरियल इकोनॉमिकली प्रोवाइड करना, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है। और अगर हम हाई टेंशन केबल में चूंकि जब से आपका मेन चीज याद रखना, ग्रेडिंग हम अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जब से हो रहा है, यानी आप इंसुलेटिंग मटेरियल एज अ गैस या फिर एज अ ऑयल फील्ड या ऑयल यूज कर रहे हैं एज इंसुलेटिंग मीडियम, तो उस कंडीशन में आप केबल वैसा डिजाइन कर रहे हैं कि आप उस इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज कर रहे हैं ताकि उसमें ग्रेडिंग की रिक्वायरमेंट ना हो, यानी उतना स्ट्रेस वो झेल सके। क्लियर? ठीक है, तो इन फेवर ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो, इन फेवर ऑफ ऑयल फील्ड एंड गैस filled insulated cable avoid the grading। हम ग्रेडिंग ऑफ केबल को अवॉइड करते हैं। क्लियर? किसी कुछ पूछना है इसमें? हेलो हेलो। तो दोनों ग्रेडिंग में से कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ग्रेडिंग है सर? इंटरसीड ग्रेडिंग हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको इंटरसीड का मेंटेनेंस देखना पड़ता है कि कहीं वो कोरोजन की वजह से खराब ना हो गया हो। मैंने क्या बोला हूँ, जो मॉडर्नाइजेशन है वो तो गैस फील्ड और ऑयल फील्ड केबल का, जो भी डेवलप कंट्री हैं या फिर इंडिया में ही हम जो भी मॉडर्नाइजेशन, जो भी आपका अंडरग्राउंड केबल इस समय बिछ रहा है, उसमें हम जनरली प्रीफर कर रहे हैं कि गैस फील्ड केबल या ऑयल फील्ड केबल यूज करें। अदरवाइज अगर दोनों ग्रेडिंग में हम प्रेफरेंस देखें तो हम प्रीफर करेंगे इंटरसीड ग्रेडिंग ड्यू टू द इकोनॉमिकल व्यू। क्लियर? HVDC में सर कौन सी ग्रेडिंग सर, मतलब ऑयल फील्ड या मतलब सर वो कौन सी गैस फील्ड? हाई वोल्टेज के हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में यस सर, यस सर। हाई फील्ड मतलब क्या कहना चाहते